नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के चैनल पर। साथियों, आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि क्या भारत में कोई तानाशाह बन सकता है, और अगर बने तो उसके लिए किस प्रकार की सर्कमस्टेंसेज यानी परिस्थितियां हो सकती हैं। अभी थोड़े दिन पहले जब मोदी जी एससीओ की मीटिंग में थे, चाइना गए थे, वहाँ रूस के राष्ट्र प्रमुख व्लादिमीर पुतिन और इधर चाइना के शी जिनपिंग थे, और उन्होंने पहले से एक घोषणा कर रखी है, या वहाँ की जो साम्यवादी दल है उसने घोषणा कर रखी, दोनों जगह साम्यवादी शासन है और एक विशेष शासन व्यवस्था है साम्यवादी शासन की व्यवस्था। और उन लोगों ने स्पष्ट घोषणा कर रखी है कि जब तक जिएंगे, एक चीन के अंदर घोषणा है साम्यवादी दल की तरफ से कि जब तक जिएंगे वहाँ के प्रमुख कौन रहेंगे, शी जिनपिंग राष्ट्र प्रमुख, सब कुछ सर्वे सर्वा। और वहाँ चाइना के अंदर भी ये पूरी तरह से घोषित कर रखा है कि जब तक जिएंगे तब तक पुतिन ही सब कुछ रहेंगे। और इस कारण से एक वीडियो पिछले दिनों काफ़ी वहाँ का एससीओ की मीटिंग का ही चर्चा में रहा कि वो दोनों इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे को लंबा कैसे जीना है। और वहाँ शी जिनपिंग कह रहे हैं कि साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी, बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, और इसलिए जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग प्रोटेक्शन देकर के काफ़ी लंबे समय तक जिया जा सकता है। इस प्रकार की लिप रीडिंग वीडियो आया और उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं रही। अभी तो तय है कि जीवन में जो चीज़ व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है वो उससे आगे ही सोचता है, वो उसी बात को सोचता है, ऐसा तो नहीं है। तो निश्चित रूप से उन लोगों ने वो सोची होगी, और ये बात सही भी हो सकती है। और इसी प्रकार से वहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह थे उस समय, किम जोंग उन, वो भी वहीं उपस्थित थे, और वो भी उस चर्चा में शामिल थे, और वो भी वैसे ही, चूंकि वो भी तानाशाह हैं, तो निश्चित रूप से वो तीनों यही चिंता करेंगे कि हमें लंबा कैसे जीना है, क्योंकि हटाने का तो उनका कोई सवाल पैदा होता नहीं। अब इसी मीटिंग में या इन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे, वो भारत के प्रधानमंत्री। अब चूंकि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में तो सीधी सी बात है भाई 5वें साल चुनाव होंगे, लेकिन उस व्यवस्था के साथ में क्या भारत में कोई प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है? क्या व्यवस्था ये रहे और तानाशाह बन जाए? तो एक चर्चा बीच में चलनी शुरू हुई और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी चर्चा में से आज हम ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत में तानाशाही शासन आ सकता है, क्या कोई ऐसी संभावना बनती है क्या? तो सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो जिस राजनीतिक दल से, यानी बीजेपी, उसका पितृ संगठन वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी उसको जन्म देने वाला जब 1980 के अंदर बीजेपी बनी तो उसको बनाने वाले कौन थे? संघ के स्वयंसेवक थे, आरएसएस के स्वयंसेवक थे। ये बात हम सब जानते हैं। और ये आरएसएस जो है ये 1925 में स्थापित हुई थी और उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं 2025 में। तो बहुत सी चर्चाएं बीच में चली कि अगर संघ बीजेपी के साथ रहता है, यानी आरएसएस वाले बीजेपी के साथ रहते हैं, तो इनकी ताकत दुगनी हो जाती है और ये लोग फिर कहीं हारते नहीं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हरियाणा को काफ़ी लोगों ने उस समय गिनाया था और काफ़ी प्रचार उसके संदर्भ में हुआ। दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसा देखने को आया, महाराष्ट्र में ऐसा देखने को आया। तो इस प्रकार की बातें हुई। अब बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि सन 2025 के अंदर संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उनका एक शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम तय है जो विजयदशमी से, क्योंकि विजयदशमी को संघ की स्थापना हुई थी, तो विजयदशमी 2025 से लेकर के और विजयदशमी 2026 तक उनके कार्यक्रम चलेंगे। और उन कार्यक्रमों को जब लोगों ने गौर से देखा, तब लोगों ने देखा कि ये अगर इस प्रकार से ये लोग कर देंगे, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पूर्ण संगठन है, पूरी मजबूत विचारधारा है। क्योंकि विचारधारा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। देखिए विचारधारा क्या चीज़ होती है, पहले तो इसी को समझ लेते हैं। यहाँ आप किसी भी चीज़ के लिए कभी भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा के लिए चेंज नहीं हो सकते। ये बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आपने जिस विचार को अपनाया फिर उस विचार को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आपके अंदर समाहित हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे साम्यवादी शासन की, कम्युनिस्टों की। तो कम्युनिस्ट शासन है चाइना और रशिया में। क्यों वो लोग उन दोनों आदमियों को, यानी शी जिनपिंग और पुतिन को मानने के लिए तैयार बैठे हैं? क्योंकि उनकी एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी के दबाव में वो जानते हैं कि साम्यवादी शासन विचारधारा में अपनानी है, विकास से करेंगे, यहाँ
जो है हमें पश्चिमी देशों से मुकाबला करना है, ये सारी चीज़ें जो है आइडियोलॉजिकली उनके ऊपर हावी हैं कि साम्यवादी शासन होगा और साम्यवादी शासन के अनुसार हमें कार्य करना होगा। ये पूरी तरह से उनके माइंड के ऊपर क्या है, हावी है, पूरी तरह से उनको समझाया गया है, सेट किया गया है। और इसी प्रकार से भारत में प्रमुख रूप से दो विचारधारा कही जा सकती है, एक कांग्रेस की विचारधारा और एक बीजेपी की विचारधारा। बीजेपी की विचारधारा की मूल जनक जो है वो है आरएसएस, और उनके लिए जो दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं वो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जो भारत के अधिकांश लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि राष्ट्र के लिए जिएंगे, डेफिनेटली राष्ट्र सब कुछ है, राष्ट्र प्रथम है, ये कॉन्सेप्ट शुरू से रहता है। कोई मना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब यहाँ की बड़ी मेजोरिटी जो है वो हिंदू है और हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट रखेंगे, और चूंकि ये संघ और बीजेपी के लोग ज़्यादातर इसके संदर्भ में शुरू से काम करते रहे, तो निश्चित रूप से जो है इधर पूरी तरह से इनके पास एक ज्ञान है कि इस हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे तो लोग इन पर विश्वास करेंगे। अब इतनी बड़ी कम्युनिटी अगर किसी के साथ हो जाए तो उसको हारने की चिंता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि लोकतंत्र में तो इसके बाद ज़्यादा वोट वो जीतेगा। और लोकतंत्र ही क्यों, मैं कह रहा हूँ रशिया और चाइना की तानाशाही शासन में देख लो, पब्लिक जिधर सब कुछ उधर, सीधी बात है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये कि यदि संघ के जो शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम हैं, उन शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को पूरे गौर से जब देखा जाता है तो वो कार्यक्रम कुछ ऐसे हैं, जैसे कि सबसे पहला उनका कार्यक्रम है सद्भावना। सद्भावना का मतलब है, सद्भावना बैठ के कर रहे हैं वो, मतलब अलग अलग सद्भावना बैठक का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ जाएंगे समाज का वो वर्ग जो हिंदुओं के अंदर पिछड़ा रह गया, अति पिछड़ा रह गया, जहाँ विकास नहीं पहुँचा, जहाँ शिक्षा नहीं पहुँची, जो लोग समाज से जुड़ नहीं पाए, पूर्ण रूप से हिंदू समाज से नहीं जुड़ पाए, उन लोगों से जुड़ना, उन जातियों उन वर्गों से जुड़ना जो कभी अछूत माने गए थे, उनसे जुड़ाव कैसे हो, उनको किस प्रकार से एक किया जाए, सबको एक कैसे किया जाए, इस पे वो मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जगह जगह बैठकें करना। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो वर्ग है ना, SC ST या जो अछूत वर्ग जिसे कहा गया था कभी समाज में, आज तो वैसे है ही नहीं, कोई इश्यू नहीं है इस प्रकार का, लेकिन जहाँ भी है, अब हो सकता है पूरा भारत बहुत बड़ा है, कई क्षेत्रों में ऐसा हो भी सकता है कि वहाँ भी आज भी अछूतता का हो, और है ही कई जगह ऐसा देखने को मिलता भी है। तो उन लोगों को कैसे भी करके हिंदू समाज से जोड़ना, ये उनका एक प्रयास है। अब आज तक ये जो वर्ग है जो अछूत थे या SC ST के रूप में थे, वो वर्ग जो हैं वो कांग्रेस की तरफ थे, कांग्रेस इनके जो है कांग्रेस की तरफ झुकाव इनका जो पूर्ण रूप से था। अब अगर वो उनके अंदर जाकर के इस प्रकार से अपनत्व का भाव पैदा करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से इधर झुकाव होगा, तो विचारधारात्मक चेंज तो आएगा। और जब विचारधारात्मक फ्लोटिंग होगी, विचारधारात्मक परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से लोग प्रश्न ये उठाते हैं, या विशेष रूप से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वहाँ ये प्रश्न उठता है कि ये एक प्रयास है संघ द्वारा कि किसी भी प्रकार से बीजेपी को परमानेंट जो है स्थापित किया जाए, या ये किया जाए कि वापस बीजेपी हमेशा के लिए आती रहे, क्योंकि बड़े वर्ग को एक हिंदुत्व नाम का मजबूत संगठन खड़ा कर देना, फिर उसमें जातियों का कोई महत्व ही नहीं बचे, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देना। क्योंकि भारतीय राजनीति जाति आधारित है, और जाति आधारित राजनीति को अगर वर्ग आधारित एक हिंदुत्व वर्ग में जोड़ देना, अगर ये कर दिया जाए तो निश्चित रूप से असंभव है कि फिर, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि लगभग 80% के आसपास हिंदू रहेंगे, और वो सब एक हो गए तो निश्चित रूप से कोई सामने आने के काम ही नहीं है, जीती गई सारा, पूरी रूप से कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन बनती है, या इस प्रकार की आइडियोलॉजी अगर डेवलप कर पाते हैं, और उसमें अगर वो 50% भी सक्सेस होते हैं, भाई 80% की जगह अगर वो 50% से प्लस का क्राइटेरिया भी रख लेते हैं कैसे भी करके, तो भी अपने आप में सफलता है उनकी, कोई इश्यू नहीं आता। ठीक है, एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 51% ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं किसी भी कंडीशन के अंदर। तो इस प्रकार से जो है वो एक बड़े स्तर की राजनीति यहाँ देखी जा रही है, बताई जा रही है, एक लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है वो एक फ्लोटिंग है, एक चेंज है कि कैसे भी करके हिंदू समाज को एक करके बीजेपी को परमानेंट स्थापित करने की एक कोशिश है, या ऐसा कर रहे हैं। और इस प्रकार से वो मोदी को तानाशाह बना देंगे। और उसके बीच में उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं खुद 70 साल का हूं, तो मैं किसी को 70 साल वाले को हटने के लिए कैसे कह सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर यह बात साबित करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि मोदी जब तक है तब तक रहेंगे। इसका मतलब वो भी एक तानाशाह के रूप में परमानेंट जो बात होती है परमानेंसी वाली,
वो वहाँ पर हो सकती है। तो एक प्रकार से तानाशाही की तरफ जाने वाली बात कही जा रही है कि ये किधर जा रहा है सारा मामला, तानाशाही की तरफ। लेकिन इसी के साथ जब हम बीजेपी का पक्ष देखते हैं या संघ वालों का पक्ष देखते हैं तो वो एक बात स्पष्ट कहते हैं कि देखिए, हम सामाजिक सद्भावना बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? गांधी जी ने तो खूब सामाजिक सद्भावना के लिए काम किया था, आप भी करिए, कौन रोक रहा है? आप और समाज जो आपसे पिछड़े हुए थे उनको लाने का प्रयास करिए। तो कुल मिलाकर की बात यह कि वो जब काम करने की बात आती है तब कांग्रेस वाले या कहें कि जो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है वो हल्की पड़ जाती है। वो उस क्षेत्र में जाकर के जो वर्ग उनसे अब तक नहीं जुड़े थे उनसे जोड़ने का प्रयास न हो करके, और ये और कहा जाता है, विशेष रूप से राहुल गांधी जी का बयान इसके अंदर संदर्भ में आता है कि मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस की सारी व्यवस्था, टोटल व्यवस्था जो कांग्रेस की है वो ओबीसी SC ST को दे दी जाए। तो इसका मतलब जो वर्ग उनसे नहीं जुड़ रहा था पहले से, जहां जनरल वर्ग ज़्यादातर जो है वो नहीं जुड़ पा रहा था, वो वर्ग वापस से कांग्रेस से दूर ही रह जाए, इस प्रकार की विचार हुई। यही तो बात हुई। तो इसका मतलब उनकी आइडियोलॉजी के रूप से अगर देखा जाए तो वो वहां पर उस पर काम नहीं कर रहे जो संघ कर रहा है, जो बीजेपी कर रही है उस पर वो काम नहीं कर रहे। जो छूट के उनको जोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? संघ। और कांग्रेस किसका प्रयास कर रही है? कांग्रेस कर रही है कि जो छूट गए वो छूट गए, हम तो जो हमारे थे उनको लेकर के चलेंगे। अब अगर इस स्थिति के अंदर, इस सिनेरियो में अगर यहाँ संघ और बीजेपी प्लस जाते हैं तो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है कि कौन ज़्यादा अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, और जिसको लाभ मिलेगा वो भविष्य की स्थिति में होगा। भविष्य में क्या होगा वो देखने लायक होगा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि फिर वो जो आप कह रहे हो कि अगर हिंदू एक होकर के एक साथ वोट देंगे तो फिर उस स्थिति के अंदर तानाशाही की बात नहीं होती। दोनों के प्रयास अलग अलग हैं तो परिणाम भी अलग अलग आएंगे। दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण विषय है, जो संघ दृष्टि से दिखाई देता है, या कहें कि बीजेपी की दृष्टि से, या कुछ भी मान लो, वो एक संघ परिवार, एक विचारधारा की बात ही कर लेते हैं। उधर से जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है वो है विराट हिंदू सम्मेलन। अब उनका टारगेट ही क्या है? हिंदुओं को एक करना। इधर ये किसको ढूंढते फिर रहे हैं? ये वोट चोर को ढूंढते फिर रहे हैं, ओबीसी की जो है गणना कराने में फिर जो है मतलब घूम रहे हैं, या विभिन्न जातियों की गणना कराने में लगे हुए हैं, और वहाँ उन सारी जातियों को वो क्या कर रहे हैं? एक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब गणना करा करके भी क्या होगा? सारी जातियों को मिलाकर के ही अगर एक हिंदू कम्युनिटी बना दी जाएगी, या पूरे की पूरे एक हैं ही हिंदू, बस उनके अंदर भाव ही तो पैदा करना है। ये तो सब उनको ही मालूम है, सभी जातियों को, कि हम हिंदू हैं, बस उनमें एक हिंदुत्व का भाव पैदा करने की बात है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो कर भी देंगे। और इधर जो है आप गणना कराते रहेंगे तो गणना कराते रहो। प्रयास का अंतर जो दिखाई देता है वही चीज़ क्या करती है? स्थापित करती है। और फिर ये कह दिया जाए कि कोई तानाशाह है, तो तानाशाह हो ही गई ना, अगला मेहनत कर रहा है, परिणाम तो उसे मिलेगा। तीसरा इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इनका है, वो है युवा सम्मेलन। युवा सम्मेलन की जब बात करते हैं तो ये 12वीं 11वीं 12वीं से लेकर के और BA MA तक के जो युवा हैं उन सब युवाओं को उनसे मिलना, उनकी बातें सुनना, उनकी समस्याएं सुनना, वो क्या चाहते हैं उसके बारे में सुनना, नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव है उसके बारे में सुनना, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब जब ये सब इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और विशेष कम्युनिटी के साथ जगह जगह बैठ कर, पूरे भारत में जगह जगह बैठ कर के उनके स्वयंसेवक, उनके कार्यकर्ता बैठ के मीटिंगें ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके सारी जो चीज़ें आएंगी वो उनके पास जाना, फिर चूँकि उनकी सरकार है ही तो वो निश्चित रूप से उस पर कुछ काम करेंगे। तो वो जो युवा हैं उनकी जो समस्याएं हैं और उनसे जुड़ जाना, ये बड़ी बात उनके लिए हो गई। और वो उधर दिखावे के लिए जो है राहुल गांधी जगह जगह जाकर के युवाओं के साथ फोटो सेशन करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा? एक गाँव के अंदर बैठा हुआ जहाँ बिल्कुल साधारण आदमी जो युवा है उसकी समस्या सुनने के लिए तो कौन जाएगा? कोई जा ही नहीं रहा। जो कांग्रेस के जो संगठन है वो जा रहे हो तो बता दीजिए, कांग्रेस वाले जा रहे हो तो बता दीजिए, नहीं जा रहे। और जब प्रयास नहीं तो निश्चित रूप से परिणाम भी नहीं। तो कुल मिलाकर के और भी कई कार्यक्रम हैं जो शताब्दी वर्ष के संदर्भ में उनके हैं। अगर कुल मिलाकर के सबको देखा जाए और उनकी तुलना की जाए, दोनों की आपस में अगर तुलना की जाए कि संघ क्या कर रहा है, या संघ की विचारधारा, या कहें कि बीजेपी की विचारधारा क्या कर रही है, और कांग्रेस और उसके संगठन या उसकी विचारधारा क्या कर रही है, जब दोनों को देखते हैं तो प्रयत्न में ही बहुत बड़ा अंतर है, प्रयास में ही बहुत बड़ा अंतर है। और जब प्रयास में अंतर होता है ना, तो फिर आप ये नहीं कर सकते, फिर उस स्थिति में आप ये प्रश्न भी नहीं उठा सकते कि ये तानाशाह बन रहा है। दोनों के प्रयासों का आधारभूत अंतर दिखाई देता है। संगठन को मजबूत करना, उसके ऊपर काम करना, ये न करके अपने संगठन को कमजोर करने की जो पद्धति जब तक कांग्रेस नहीं छोड़ेगी तब तक कुछ नहीं होगा। बिहार में देखिए आप, बिहार में
वो विभिन्न जो बाकी जो लालू प्रसाद यादव उनका जो परिवार है उनको आगे करके वहाँ चुनाव लड़ते हैं। हालांकि बीजेपी भी वहाँ इतनी मजबूत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी मजबूत है, नहीं है, लेकिन बीजेपी वहाँ अपने आप को बड़े भाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है हमेशा। एक ही सीट ज़्यादा दी है, मात्र एक सीट ज़्यादा, और उनकी सीटों का अंतर देखना, ये बड़ी बात होती है कि आप चाहे, हाँ ये बात सही है कि वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, लेकिन उसके बावजूद अपना अस्तित्व कितना है, जो राष्ट्रीय पार्टी होने की दबदबा कितना स्थापित कर पाते हैं, वो अपने आप में बड़ी भूमिका है, और उसी से संगठन खड़े होते हैं। अब वहाँ बिहार में संगठन कैसे खड़ा होगा? तो इस प्रकार से उनके प्रयासों में, इनके प्रयासों में क्या है, रात दिन का अंतर दिखाई देता है, और ये अंतर जो है, प्रयासों का जो अंतर है, यही बड़ा अंतर दिखाई देता है। और प्रयास जैसे किए जाएंगे, परिणाम निश्चित रूप से उसी प्रकार के आते हैं। आपका क्या मानना है, निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।